Hello dear students, how are you? I hope you all are fine at your home. In this video we are going to read a lesson of class 12th and which is titled as Lost Spring. So let's read this lesson. तो आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक से सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग जिसके ऑथर हैं अनीस जंग। जैसे कि पार्ट 1 में उन्होंने बताई थी साहिब आलम नाम के एक बच्चे के बारे में जो कि क्या था, रैग पिकर था, कचड़ा बिनने वाला था और जिसके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं होते थे और जिसका बचपन खो गया था और वो कूड़े करकट से अपनी खुशियाँ तलाशता था। ये हम पार्ट 1 में देखे थे और अंत में क्या हुआ था कि जो साहिब आलम था वो एक चाय के दुकान में काम करने लगा और उसके बदले में उसे 800 रुपये मिलता था और खाना मिल जाता था। इस प्रकार जो साहिब आलम था वो स्वयं का मालिक नहीं रहा। पहले तो वो कचड़ा बीनता था, तो जो उसका कचड़े बीनने का बैग था वो कम से कम उसका अपना था, परंतु अब वो चाय की दुकान में काम कर रहा है तो वो स्वयं का मालिक नहीं रहा। अब हम देखते हैं पार्ट 2 में जिसमें मुकेश नाम के एक बच्चे की कहानी है। उसका भी बचपन खो गया है, परंतु मुकेश जो है वो क्या कहता है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो देखेंगे आप स्क्रीन पे, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश कहता है कि मुकेश बहुत इंसिस्ट, जोर दे करके कहता है कि वह स्वयं का मालिक होना चाहता है और आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। आथर पूछती है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर। तो मुकेश नाम का बच्चा आंसर देता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊँगा। आथर देखती है कि उसका जो सपना है हिज ड्रीम, वो लुम्स मतलब होता है कि जो क्लियर नहीं है, नॉट क्लियरली, अस्पष्ट। उसका जो सपना है वो एकदम लुम्स है, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। लाइक अ मिराज मतलब होता है जैसे कि रेगिस्तान में हमें दूर से क्या दिखाई देता है कि मानो वहाँ पे पानी हो, परंतु जैसे ही हम नज़दीक जाते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं रहता है, एक प्रकार से हमें भ्रम होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं मिराज, या हिंदी में कहते हैं मृग तृष्णा या मरीचिका कहते हैं। फिरोज़ाबाद क्या है, फेमस फॉर इट्स बेंगल, चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद में हर जो परिवार है, हर दूसरा परिवार, एवरी अदर फैमिली, वो कहाँ इंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में लगी होती हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और जो फिरोज़ाबाद है वो भारत की कांच ढालने वाली या पिघलाने वाली उद्योग का, इंडस्ट्री का केंद्र है। और जहाँ फिरोज़ाबाद में क्या होता है कि वहाँ के जो परिवार हैं, जो फैमिली हैं, वो कई पीढ़ियों से चूड़ियाँ बनाने का काम कर रही हैं। अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों में, वेल्डिंग ग्लास, कांच को वेल्डिंग करने का, मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाने का, फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम। ऑथर कहती कि ऐसा हमें प्रतीत होता है, ऐसा हमें मालूम होता है कि जो फिरोज़ाबाद में जो प्रत्येक परिवार हैं वो सभी महिलाओं या सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाने का काम करती है। मतलब भारत में जितनी भी चूड़ियाँ मिलती हैं वो फिरोज़ाबाद से ही मिलती है। अब यहाँ पे ऑथर बता रही है कि मुकेश's फैमिली इज़ एमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है, क्योंकि मुकेश का जो परिवार है वो भी किस में इंगेज्ड हैं, चूड़ियाँ बनाने में इंगेज्ड हैं, वो भी चूड़ियाँ बनाते हैं, बेंगल बनाते हैं। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, और कोई भी ये नहीं जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए ये इलीगल है, गैर कानूनी है, ऐसे भट्टियों में काम करना विद हाई टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इन डिंजी सेल्स का मतलब होता है कि बहुत ही छोटा गंदा कमरा जो होता है वो डिंजी सेल कहलाता है।
विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे हवा भी नहीं है ना कोई प्रकाश है। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, यदि कानून लागू कर दिया जाए तो कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग दियर डे लाइट आवर। और यदि कानून लागू कर दिया जाए तो ऐसे 20,000 बच्चे जो कि उस चूड़ी बनाने वाले भट्टियों में काम करते हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है, जो कि बहुत ही स्लॉग करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं। डे लाइट आवर्स, दिन की जो घंटे होते हैं उसमें वो बच्चे बहुत कठोर परिश्रम करते हैं। तो कितने बच्चे काम करते हैं ये बताई है ऑथर ने, तो 20,000 चिल्ड्रन। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज, और ये बच्चे बेचारे अपनी आँखों की दृष्टि को खो देते हैं। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home, which is he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage past home that remain. आथर आगे बताती है, परंतु मुकेश की आंखों में चमक है और वो सैम की इच्छा से आथर को कहाँ ले जा रहा है, अपना घर दिखाने ले जा रहा है, जो कि बताता है बहुत ही प्राउडली, बहुत ही गर्व से बताता है कि उसके घर को रिबिल्ट किया जा रहा है, फिर से बनाया जा रहा है। आथर बताती है कि वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। आथर बताती है कि हम ऐसे गलियों से उसके घर जाने के लिए गुजर रहे थे जो कि बहुत ही स्टिंकिंग लेन थी, मतलब बदबूदार गलियां थी, और चोक्ड विद गार्बेज, गार्बेज मतलब कूड़ा करकट से भरा हुआ था। ऐसे गलियों के बीच से हम गुजर रहे थे। वो एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिवल स्टेट, जैसे कि आदि समय में या प्रारंभिक समय में रहा करते थे एक साथ परिवार, फैमिली और एनिमल, वैसे ही वो एक छोटे से घर में रह रहे थे। वी एंटर अ हाफ बिल्ट सैक, तो हम क्या करते हैं, आधा बने हुए उस झोपड़ी में एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनिच लीव्स। और आथर बताती है कि जैसे ही हम उस छोटे से झोपड़ी में एंटर करते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके एक हिस्से में जो कि छोटा सा घर था और उसके ऊपर डेड ग्रास, जो सूखी घास है, वो ऊपर में लगी हुई थी उस छोटे से झोपड़ी के ऊपर। तो देखती हैं आथर जो है फायरवुड स्टोव, एक चूल्हा होता है जिसमें लकड़ी से जलाते हैं, तो फायरवुड स्टोव में क्या रखा हुआ था, एक लार्ज वेसल में, बहुत बड़े बर्तन में, वहाँ पे उस चूल्हे के ऊपर में पालक की पत्तियाँ जो हैं सिजलिंग हो रही थी, पालक की पत्तियाँ उबल रही थी उस बर्तन में। ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और आगे देखती हैं आथर की ग्राउंड पे एक बहुत बड़ा एल्यूमिनियम की प्लेटर्स मतलब थाली होता है, वहाँ पे और अन्य चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी हुई थी, कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल का मतलब होता है यहाँ पे एक बहुत ही कमज़ोर, तो एक बहुत ही कमज़ोर यंग जो वुमेन है, एक युवती है, युवा युवती, वो क्या कर रही है, वो इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। वो देखती है आथर की एक युवती जो कि बहुत ही कमज़ोर है, वो सारे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल, शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर। तो देखती हैं आथर की वो जो महिला है जो खाना बना रही है, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था, परंतु वो स्माइल कर रही है। और वो महिला कौन है, मुकेश की बड़े भाई की पत्नी है जो कि खाना बना रही है। आथर क्या बता रही है आगे कि जो वो महिला खाना बना रही है वो उस घर की क्या है, बहू है, उसको क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ, जो कि 3 मैन अपने पति मुकेश और दियर फादर मतलब अपने ससुर की, तो 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी वो संभाल रखी है। When the older man enters, she gently withdraw behind the broken wall and
ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। और उसके घर का एक कस्टम है, एक रिवाज है कि जब भी बड़े बुजुर्ग जो हैं घर में एंटर करते हैं तो जो बहू होती है वो क्या करती है कि वेल मतलब क्या होता है, घूंघट, घूंघट से अपना चेहरा जो है ढक लेती है। तो वैसे ही जो उसकी बहू है वो जैसे ही ओल्डर मैन एंटर, सी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फेस। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट विल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर। जब भी कोई बड़े बुजुर्ग या पुरुष जो है एंटर करते हैं तो बहू क्या करती है, अपना चेहरा घूंघट से ढक लेती है। जो मेल एल्डर जो है यहाँ के, इस स्थिति में क्या हुआ कि वो बहुत गरीब हैं। पहले तो टेलर के रूप में अपना काम उन्होंने शुरू किया था, फिर चूड़ी बनाने का काम उन्होंने शुरू किया, परंतु फिर भी वो अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पाए और अपने जो 2 बेटे हैं उसको स्कूल नहीं भेज पाए। और अपने बच्चों को उन्होंने किस में इंगेज रखा, चूड़ी बनाने में, क्योंकि द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वो क्या जानते थे, उसके जो फादर थे वो सिर्फ चूड़ियों बनाने की कला जानते थे, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मुकेश का जो फैमिली है वो किस में इंगेज है, चूड़ियों बनाने में इंगेज हैं। आगे देख रहे हैं, इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश's ग्रैंड मदर हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। अब आगे आथर बता रही हैं कि जो मुकेश की दादी हैं वो क्या बता रही हैं कि ये तो हमारा कर्म है, ये हमारा भाग्य है कि हम चूड़ी बनाते हैं। और उसकी जो ग्रैंड मदर है, जो उसकी दादी जो है, उन्होंने अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा है, अंधा होते हुए देखा है। कैसे अंधा हो गए थे वो, डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो कांच की जो चूड़ियाँ बनाते हैं उसको जो पॉलिश करते हैं उसके धूल से उसके दादाजी क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। कैन अ गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज। वो कहती है उसकी दादी जो है कि ईश्वर के द्वारा जो हमें ये काम वंश परंपरा के रूप में जो मिली है, क्या इसको तोड़ा जा सकता है, ब्रोकन किया जा सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, हम तो चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार में जन्म लिए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, और चूड़ियाँ बनाने के अतिरिक्त वो और भी कोई काम नहीं जानते हैं। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow। फिरोजाबाद में क्या देखते हैं, हर घर में, हर घर के आंगन में, एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे के आंगन में हम क्या देखते हैं, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद के हर गलियों में हमें तो सिर्फ चूड़ियाँ ही दिखाई देती हैं। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, सर्पिलाकार, स्पाइरल, और कौन कौन से कलर होते हैं चूड़ियों के, तो सनी गोल्ड है, पैडी ग्रीन है, रॉयल ब्लू है, पिंक, पर्पल और एवरी कलर, मतलब जो इंद्रधनुषी जो कलर हैं, रेनबो कलर हैं, उनसे जितने भी कलर बनते हैं वो सभी रंगों की चूड़ियाँ यहाँ फिरोज़ाबाद के हर गलियों और घरों में दिखाई देती है। फिरोज़ाबाद की जो गलियाँ हैं वहाँ और घरों में, है ना, और क्या दिखाई देता है वहाँ पे, यार्ड्स में जो आंगन होता है उसमें ये चूड़ियों के ढेर जो होते हैं लगे हुए होते हैं, पड़े रहते हैं, पाइल्ड ऑन, और जिसे 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, जो हाथ से चलाने वाला जो ठेला होता है वो, उसमें वो चूड़ियों के ढेर को रख करके वो व्यक्ति जो है ठेला से ऐसी गलियों में बेचने ले जाता है, जो कि बहुत ही सेंटी टाउन रहता है, जो कि बहुत ही गंदी और सकरी जगह, वहाँ पे वो बेचने ले जाता है हैंड कार्ट्स में, हाथ ठेले में। और क्या क्या बताती हैं आथर जो हैं आगे, कि वहाँ के जो भी बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स अपने फादर और मदर के साथ वो क्या करते हैं, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स जला करके जो भी बैंगल्स जो हैं वो बनाते रहते हैं।
और क्या करते रहते हैं, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, उसको वेल्डिंग करते हैं, जोड़ते रहते हैं कांच को चूड़ियाँ बनाने के लिए। तो क्या होता है इसके रिजल्ट में कि देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी जो आंखें होती है अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो जाती है, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की प्रकाश से अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो जाती है। और यही कारण है दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और यही कारण है कि वहाँ के जो बच्चे जो चूड़ियाँ बनाते हैं अपने परिवार के मदर और फादर के साथ मिल करके, तो जैसे ही वो एडल्ट होते हैं, जैसे ही वो युवा होते हैं, वो अपनी आई साइट को, अपनी दृष्टि को खो देते हैं। आगे आथर अनीस जंग क्या बता रही हैं, सविता या यंग गर्ल। सविता एक यंग लड़की है, इन अ ड्राई पिंक ड्रेस सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन। वो पिंक ड्रेस पहनी हुई है और एक बूढ़ी जो महिला है उसके बगल में बैठी है। और क्या कर रही है वो, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो चूड़ियों के जो टुकड़े होते हैं उसको जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन। और आधार बताती है कि उस सविता नाम की लड़की के जो हाथ हैं वो बिल्कुल मैकेनिकली यंत्रवत काम कर रहे थे। टंग्स ऑफ अ मशीन, जैसे मशीन के जो चिमटे काम करते हैं वैसे ही उसके हाथ जो हैं सोल्डरिंग करने का काम कर रहे थे। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प मेक it symbolize an Indian woman's suhag auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil. आथर कहती कि मुझे आश्चर्य होता है कि क्या जो सविता नाम की जो लड़की है वो चूड़ी बना रही है, उसे क्या चूड़ियों की सैंक्टिटी के बारे में, चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता है जिसे वो बना रही है। क्योंकि ये जो चूड़ियाँ होती हैं वो क्या होती है, भारतीय महिलाओं की सुहाग का प्रतीक होती है। और ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और जो विवाह होता है उसका वो मंगल, शुभ मंगल का प्रतीक होती है। आथर कहती है कि अचानक एक दिन क्या होगा कि उसके सिर पे रेड वेल, लाल घूंघट डाल दी जाएगी और हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और उसके हाथों को मेहंदी से रंग दिया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाई पे चढ़ा दी जाएगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, इस प्रकार वो दुल्हन बन जाएगी। और लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, और वो जो बूढ़ी महिला जो उसके बगल में बैठी है उसी के समान who became one many years ago, जैसे वो बूढ़ी महिला किसी समय जब जब उसकी शादी हुई थी और उसकी कलाई पे चूड़ियाँ हैं, तो वैसे ही उसके हाथों में भी चूड़ियाँ पहना दी जाएगी। सविता के बगल में जो बूढ़ी औरत बैठी हुई है उसकी कलाई में अब भी चूड़ियाँ हैं पर आँखों में कोई चमक नहीं है। वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। वो कहती है कि वह अपने पूरे जीवन में एक बार भी पेट भर कर भोजन का आनंद नहीं लिया है। उसका पति जो एक लंबी बड़ी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी है कहता है, मैं चूड़ियों बनाने के अतिरिक्त और भी कुछ नहीं जानता हूँ। केवल एक काम जो मैंने किया है वह यह है कि मैंने अपने परिवार के रहने के लिए एक मकान बना दिया है। आथर यहाँ पे कहती है कि उसकी बातों को सुनकर ऐसे लगता है कि उसने घर बना करके कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया। तो ऐसा तो हर कोई बनाता है। आगे आथर बताती हैं कि जो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, जो चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं फ़िरोज़ाबाद में, तो वहाँ के जो परिवार के युवा जो रहते हैं या व्यक्ति रहते हैं वो किस बात का रोना रोते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है और खाने के लिए भी नहीं है, और वो चूड़ियों बनाने के अतिरिक्त और भी कोई काम नहीं जानते हैं। जैसे उनके जो बुजुर्ग हैं ऐसे ही दुख का रोना रोते हैं, तो युवा भी उसी दुख को दोहराते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है और वो बहुत गरीबी से जीवन यापन करते हैं। आथर अनीस जंग आगे बताती हैं कि ऐसा लगता है कि फ़िरोज़ाबाद में समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है और वहाँ के लोग इतना मेहनत करते हैं, माइंड नंबिंग टॉयल,
मतलब दिमाग को शून्य कर देने वाली जो मेहनत होती है, कठोर मेहनत होती है, उतना मेहनत करते हैं, तो उसके कारण जो वहाँ के युवा होते हैं उनमें स्वप्न लेने की, स्वप्न देखने की जो एबिलिटी है वो समाप्त हो जाती है। आथर युवा व्यक्तियों से पूछती है कि आप लोग एक साथ सहकारी समिति में संगठित क्यों नहीं हो जाते हैं, जो कि जो मिडिल मैन होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनके विशेष सर्कल ऑफ मिडिल मैन दलाल के कुचक्र में फंस गए हैं, उनके फादर भी और फोर फादर्स भी, उनके पिताजी और उनके फोर फादर्स, उनके पूर्वज। तो इसीलिए आथर कहती है कि आप लोग अपने आप को क्या कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो, संगठित कर लो और एक कोऑपरेटिव एक संगठन बना लो। वो युवा कहते हैं कि यदि हम ऑर्गेनाइज हो गए, यदि हम संगठित हो गए, तो क्या होगा कि पुलिस जो है हमें पीटेगी, बीटन करेगी और ड्रैग्ड टू जेल और घसीट करके जेल में डाल देगी कि हमने कुछ इलीगल काम किया है, हमने कुछ गैर कानूनी काम किया है। और उनके बीच उन्हें हेल्प करने वाला उनका कोई लीडर नहीं है, और कि ऐसे कोई बात बताएं, देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कुछ अलग देखने का। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और उनके जो पिताजी हैं वो इतने ही थक गए हैं जितने कि वो युवा थक चुके हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और जो युवा होते हैं वो अनंत रूप से घिरे हुए इस कुचक्र के बारे में, जैसे कि पॉवर्टी गरीबी है, अपैथी है, उदासीनता है, लालच है, ग्रीड है और इनजस्टिस अन्याय, इन्हीं सब के बारे में वो बातें करते रहते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। ऑथर जब उन युवाओं की बातों को सुनती है तो उसे दो संसार दिखाई देता है। पहला, ऐसे परिवारों का जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है और चूड़ी बनाने वाले जाति के यहाँ जिनका जन्म हुआ है। द अदर अ विशेष सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरा संसार कौन सा दिखाई देता है, जो साहूकार का जो कुचक्र है वो दिखाई देता है, जिसमें द मिडल मैन, द पॉलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, मतलब इतने सारे जो है वो उस दूसरा संसार उनको दिखाई देता है जो इनके कुचक्र में वे फंसे हुए हैं, जैसे साहूकार के, दलाल के, पुलिसमैन के और जो कानून के रखवाले हैं उनके, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं नौकरशाही उसके, और जो पुलिस के, इन सभी के दुष्चक्र में वो जो परिवार हैं, वहाँ के लोग हैं, वो फंसे हुए हैं। ऑथर आगे बता रही हैं कि टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। मतलब इन सभी ने मिलकर के, साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, इन सभी ने मिलकर उन बच्चों पे ऐसा बोझ लाद दिया है जिसको वो उतार नहीं पा रहे हैं, और इससे पहले कि वो उस बातों को समझते, वो क्या करते हैं, इसे नेचुरली रूप से स्वीकार कर लेते हैं, स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हम इन दलालों के कुचक्र में फंस गए हैं। ऑथर आगे बता रही हैं कि व्हेन आई सेंस अ फ्लेश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। और चूंकि जो बैंगल बनाने वाले परिवार के बच्चे हैं वो कुछ नया सोच नहीं सकते, परंतु मुकेश ने यहाँ पे कुछ नया सोचा है, क्योंकि वो भी बैंगल बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता है। तो ये जो मुकेश है वो कुछ नया सोचता है। वो क्या नया सोचता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इसलिए ऑथर कहती है लास्ट में कि मुझे बहुत खुशी होती है कि मुकेश ने कुछ नया सोचा है। जब ऑथर मुकेश से पूछती है कि क्या तुम हवाई जहाज़ उड़ाने का भी सपना रखते हो, तब मुकेश कहता है कि नहीं, और उसे कोई पश्चाताप भी नहीं है, क्योंकि उसका सपना तो क्या है, कार चलाने का है, क्योंकि कार को वो फिरोजाबाद की गलियों में देखता है, परंतु हवाई जहाज़ तो बहुत ही कम वहाँ पे उड़ते हुए दिखाई देता है। तो इस प्रकार से
जो लास्ट स्प्रिंग है उसमें ऑथर ने ऐसे बच्चों की कहानी बताई है जिनका बचपन जो है खो गया है। I hope you all are understood this lesson. So let's meet in the next video. Till then, keep practicing English, keep learning English, and take care. Thanks for watching.